तो मैग्नेटिक इफेक्ट हम यहाँ पे जैसे बता रहे थे आपको कि हमें यहाँ पे करंट के थ्रू जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, करंट का ही एक इफेक्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, पता है, याद है कौन सा इफेक्ट हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं करंट का? हाँ, हीटिंग इफेक्ट में हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको? हीटिंग इफेक्ट, हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और उन्होंने ही ये कहीं ना कहीं पूरा डिस्कवर किया था। देखिए, बार मैग्नेट, थोड़ा सा बेसिक चीज़ देख लेते हैं। बार मैग्नेट आप सब जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप अपोजिट पोल्स को करीब लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप लाइक पोल्स को पास में लाएंगे तो क्या होना है, रिपेल करेंगे, है ना। इतना तो सब लोग जानते हैं और देख चुके हैं। हाँ, अब हमने चार्जेस में पढ़ा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। जैसे लाइक पोल्स रिपेल हो रहे हैं का मतलब क्या है, वो धक्का दे रहा है ना उसको, एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का दे रहा है दूर जाने के लिए। अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो खींच रहा है। तो वही चीज़ जैसे चार्जेस में हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव खींच रहे थे एक दूसरे को, पॉजिटिव रिपेल कर रहे थे। तो ये एक्शन एट अ डिस्टेंस हो रहा है, टच नहीं कर रहे हैं। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बता चुके हैं, फील्ड जिम्मेदार होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे जो फील्ड होती थी, वहाँ पे चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए उस फील्ड को बोला जाता था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता था, ठीक है। वो ग्रीक वर्ड से पूरा बना हुआ है। यहाँ पे मैग्नेट है तो इस फील्ड को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। हाँ, तो ये जो आप एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर है। अब आप मैच करिए इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होने वाली हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखती तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिखती नहीं है। तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने पता की थी, कैसे पता की थी, कोई बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने कैसे पता की थी? नहीं, अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे। बोलो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज छोटा सा, जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, ताकि हम पूरा फोकस कर सकें किस पे, सोर्स चार्ज पे। याद है सोर्स चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कुछ याद? हाँ, तो उसको पास में लेकर आए थे। और जब पास में लेकर आए तो क्या हुआ कि उसने, जैसे ये पॉजिटिव था, ये छोटा सा चार्ज पास में लेकर आए तो ये रिपेल कर रहा था, तो बाहर निकल रही थी ना फील्ड ऐसे पॉजिटिव से, है ना। अच्छा, नेगेटिव के केस में क्या हुआ था, अगर नेगेटिव के पास इसको लाएंगे तो ये ऐसे जा रही थी फील्ड्स, हैं। हाँ, अच्छा, ये फील्ड हम क्यों बना रहे थे, अपनी आसानी के लिए बना रहे थे, ताकि हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, इसके अच्छे स्ट्रांग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। तो वो उसके लिए हमें ये लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ती है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनका भी कोई नाम होता है, फील्ड लाइंस, बिल्कुल सही बात, फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये फील्ड लाइंस हमें बताती थी वहां पे कि ये कैसा स्ट्रेंथ कहाँ पे कैसी होगी। अच्छा, मैग्नेट के सेंस में भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है अलग अलग जगह पे, इस पे क्वेश्चन आता है, तो वो कहाँ पे स्ट्रांग कहाँ पे वीक होगी, उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। बोलिए। हाँ, लास्ट ईयर हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो हमने आपको एक चीज़ बताई भी थी, और चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम इसका पूरा एनिमेशन कर दिखा देंगे आपको कि ये इसको पता करने का सिंपल जो तरीका है वो क्या है। याद होगा कुछ बच्चों को कि आप सब जानते हैं कि कंपास सबके पास, मतलब सबने देखा है? कंपास तो सबने देखा है, कोई ऐसा जिसने कंपास ही नहीं देखा हो? हाँ, तो कंपास सबने देखा है। कंपास में जो रेड कलर वाली निडल होती है, एक मान लीजिए रेड है, एक ब्लू है, तो बताइए रेड वाली का कौन सा पोल होगा और उसका कौन सा होगा? हाँ, रेड का नॉर्थ होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे कैसे पता कर सकते हैं, इसको हर एक पॉइंट पे रखिए। अब बताइए, इसको अगर आप यहाँ रखते हैं, इस कंपास को उठाकर हम यहाँ पे रखते हैं, तो आपको पता है जो नॉर्थ वाली है वो इस डायरेक्शन में होगी, ये है, और साउथ इधर होगी। बोलो, क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। इसी कंपास को उठा के इधर ले आइए, अगर इसी कंपास को उठा के इधर ले आते हैं तो आपको पता है नॉर्थ इधर चला जाएगा, है, और साउथ इधर होगा। बोलो, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। इसी तरह हम कंपास लेंगे और मैग्नेट के हर पॉइंट पे, यहाँ पे हर पॉइंट पे रख के देखेंगे। अच्छा, रख के देखेंगे तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि जो इसका नॉर्थ पॉइंट है, जिधर नॉर्थ पॉइंट करेगा, किसका, कंपास का, इस कंपास का नॉर्थ वाला जो मतलब ये है हिस्सा है, वो जिधर पॉइंट करेगा उधर एक एरो लगा देंगे, ऐसे। ये देखिए, इधर पॉइंट कर रहा है तो इधर एरो लगेगा, इसका पॉइंट इधर कर रहा है, इधर एरो, ये जिधर इसकी डायरेक्शन होगी,
कंपास के नॉर्थ पोल की, उधर हम एरो लगा देंगे। तो हमने जब ऐसा किया, अलग अलग रखा, तो हमें कुछ इस तरह के एरोज मिले। अब आप सब जानते हैं जब नॉर्थ के पास होंगे तो वो एरोज अवे ही जाएंगे, है ना। नॉर्थ के पास तो एरोज अवे ही जाएंगे क्योंकि नॉर्थ से तो भागेगा, वो रिपेल होता है। और साउथ के पास एरोज इनवर्ड जाएंगे, हैं। कुछ आपको याद आ रहा हो, इस पॉजिटिव नेगेटिव से रिसेंबलिंग हो रही है ना। ऐसा लग रहा है नॉर्थ आपका एक तरह का पॉजिटिव का बिहेवियर शो कर रहा है और साउथ कैसा, नेगेटिव जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। हाँ, तो जब हमने ये पूरी लाइंस ड्रॉ कर दी और सब लाइनें ड्रॉ करने के बाद हमने इन लाइंस का एक पैटर्न दिखा हमें, और उस पैटर्न को जब हमने सारे डॉट्स को मान लीजिए बहुत सारे इस तरह के एरोज आए, बहुत इस तरह के बहुत सारे एरोज थे, और इन सारे एरोज को जब हमने इस तरह से बने हुए थे, इस तरह से एरोज बने हुए थे। अब इन एरोज में एक पैटर्न हमें दिखा, उस पैटर्न को सही से देखने के लिए हमने लाइंस से मिलाए सारे एरोज। तो सारे एरोज जब हमने लाइन से मिलाए तो ऐसा लगा इधर से एक लाइन ऐसे निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। ध्यान से देखें सही बच्चे, ये लाइन ऐसे इधर से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। इन सारे एरोज को जब हमने मिलाया तो ऐसे लग रहा था, कुछ ऐसी लाइंस बनती हुई दिखी हमें, ठीक है। ये बहुत सारी लाइंस यहाँ से ऐसे ऐसे निकल रही थी और यहाँ एंटर कर रही थी, यहाँ से बहुत सारी लाइंस निकल रही थी ये, और यहाँ पे बहुत सारी लाइंस अंदर आ रही थी। पहली चीज़ ये पता चला कि ये जो लाइंस हैं वो एक लूप फॉर्म कर रही हैं, है ना। लूप तो जानते हैं सभी लोग क्या होता है। ये लाइंस क्या फॉर्म कर रही हैं, एक लूप फॉर्म कर रही है, कॉन्टिन्यूअस लाइंस हैं सारी, ठीक है। पहली चीज़ पता चली कि आउटसाइड द मैग्नेट इन लाइंस की डायरेक्शन क्या है, हाँ, आउटसाइड द मैग्नेट दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है, अभी लूप कंप्लीट तो हुआ नहीं है। कहाँ कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट कहाँ हुआ है, कंप्लीट कब होगा, जब ये यहां से ऐसे जाए, बोलो तभी होगा ना कंप्लीट। ये ऐसे जाके पूरा सर्किल पूरा करें, इसका मतलब ये है कि अगर लूप पूरा होना है तो इसको अंदर, मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जाना पड़ेगा, हाँ, तो मैग्नेट के अंदर इसको साउथ टू नॉर्थ जाना पड़ेगा। एक तरीका तो इसको देखने का ये है। दूसरा तरीका हमने लास्ट ईयर आपको बताया था, मैग्नेट को तोड़ लीजिए। मैग्नेट को आप तोड़ेंगे, अगर मान लीजिए इस मैग्नेट को हम यहाँ पे तोड़ देते हैं, इस मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे तोड़ देते हैं तो क्या होगा, फिर दो मैग्नेट को अलग अलग उठा के रखोगे तो इसका जो नॉर्थ है वो इधर बनेगा। अरे यार ये देखो, ये बनेगा, ये साउथ ये नॉर्थ, हाँ, अच्छा इधर क्या होगा, ये नॉर्थ ये साउथ। देखो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर तोड़ो तो लाइंस यही दिख रही ना जाती हुई, हाँ, तो इससे भी समझ सकते हो कि अंदर जो होगी वो साउथ टू नॉर्थ ही जाएंगी। तो उसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि साउथ टू नॉर्थ कैसे जाती है, हमने तो नॉर्थ टू साउथ पढ़ा है, तो ऐसे तोड़ के देख लीजिए कि ये इस तरह से डायरेक्शन होगी। अब इनको मिला देंगे आप तो वो साउथ। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो लूप है वो पूरा नहीं होगा जब तक आप ऐसा पूरा अंदर से बाहर की तरफ नहीं निकालते हैं। तो ये इनसाइड द मैग्नेट किधर जा रही हैं, इनसाइड द मैग्नेट याद रखिए साउथ टू नॉर्थ लाइंस जाती है। तक क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलें, चलते हैं। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से काफ़ी मिल रही हैं। आपको याद था जब पॉजिटिव नेगेटिव को पास रखा था हमने तो क्या हो रहा था, ऐसे ही कुछ हो रहा था ना कि पॉजिटिव से लाइन निकल के नेगेटिव में घुस रही थी, अगर याद हो तो। ये इस तरह का कुछ देखा था, ऐसे ही बन रहा था ना। आपने देखा था सबसे ज़्यादा लाइंस क्राउडेड कहाँ पे हैं, पॉजिटिव के पास या नेगेटिव के पास, या ये बोल सकते हैं कि जहाँ से निकल रही हैं या जहाँ पे एंटर हो रही हैं फाइनली, उन दो पॉइंट्स पे लाइंस सबसे ज़्यादा क्राउडेड होंगी। और एज वी मूव अवे फ्रॉम दीज चार्जेस, यानी या तो आप पॉजिटिव से दूर जाएं या तो आप नेगेटिव से दूर जाते हैं, तो स्पेसिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। दो लाइंस के बीच की जो गैपिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए, इन दो लाइंस के बीच की गैपिंग देखिए और इनके बीच की गैपिंग देखिए, यहाँ ज़्यादा है, चार्जेस के पास रहे हैं तो कम है। तो चार्जेस से आप जहाँ जहाँ ज़्यादा मूव करेंगे तो फील्ड्स कमज़ोर होती जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे कमज़ोर आपको कहाँ मिलेगी, बीच में मिलेगी, यहाँ पे कहीं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल्स पे रहेगी, यानी ये जो दो चार्जेस हैं। यही सेम केस आपका यहाँ पे भी होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास सबसे ज़्यादा क्राउडेड होती हैं। तो अगर आपसे पूछता है कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे नॉर्थ और साउथ पोल पे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे आप इससे दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। क्लियर है?
हाँ, तो कुछ इस तरह की आपकी लाइंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये निकले हुए टुकड़े, ये टुकड़े नहीं होते हैं, ठीक है। ये आगे पूरा सर्किल बनाने से बचने के लिए ऐसा किया गया है। मतलब ये सब लूप हैं, ये सब लूप हैं, है ना। ये तो पता है ना सबको, ये सब लूप हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे लूप हैं, कोई ऐसी लाइंस नहीं होती हैं कि कुछ बीच में बाहर निकली हुई हैं। सारे लूप हैं, वो सिर्फ बनाने की वजह से इतना छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट्स हैं, कुछ याद रखने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, पहला पॉइंट हमने आपको बताया, फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पे मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है ना। बोलिए, और ये क्या बनाती हैं, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। यही हम बोल रहे थे ना आपसे, लूप की जो बात कर रहे थे, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ होगी, पोल्स के पास ज्यादा स्ट्रांग होगी। और अगला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपसे डिस्कस किया था, फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, एक फील्ड लाइन ऐसे चली गई, ये नहीं पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था, लास्ट ईयर भी बताया था, याद होगा। क्यों ऐसा नहीं होता है, इसका रीजन, हाँ बिल्कुल। देखो, हम अगर इसके पास कंपास लाएंगे तो कंपास का नॉर्थ ही है, साउथ ही है। अब देखिए, दो डायरेक्शन है, अगर दो डायरेक्शन है तो एक डायरेक्शन ये है, एक ये है। अब आप नॉर्थ और साउथ ये लेकर आए तो अब इसके आगे तो धर्म संकट हो गया कि ये किधर जाए, ये इधर की डायरेक्शन दिखाए या इधर की डायरेक्शन दिखाए। क्या ये दोनों दिखा सकता है एक टाइम पे? नहीं दिखा सकता है, ठीक है। हाँ, तो दो डायरेक्शन ये दिखाई नहीं सकता। इसका मतलब ये है, अब देखो ये लाइंस हमें दिख तो नहीं रही हैं, ये तो हमने ऐसे बनाई है ना आपको समझाने के लिए। हमने पता कैसे किया होगा कि लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं? अब ये सोचना बड़ा जरूरी है। फिजिक्स में थिंकिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचने लग गए अच्छे से लॉजिकली चीजों को, तो फिजिक्स बहुत आसान है, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत आसान है। रटने वाली जो हैबिट है उससे छुटकारा मिलना है। देखो यहाँ पे हम आपको मजबूर करेंगे, आप सोचिए इसके बारे में कि हमें ये ऐसे नहीं पता चला होगा हम जैसे आपको बता रहे हैं। यार हमें फील्ड दिखती थोड़ी ना है, बोलो, हमें फील्ड दिखती नहीं है। हमें कैसे पता चला लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं? हमने अपना लॉजिक रीजनिंग यूज किया। कैसे? हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेट है वो या तो साउथ की डायरेक्शन दिखाएगा, या सॉरी जो कंपास है वो या तो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाएगा या साउथ की दिखाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि लाइंस की डायरेक्शन या तो कहीं पे या एक ही हो सकती है, साउथ हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है। अगर फील्ड क्रॉस कर रही होती तो ये मैग्नेट दो दो डायरेक्शन या तो दिखा रहा होता या फ्लिकरिंग हो रही होती, कुछ ना कुछ ऐसा अजीब बिहेवियर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिहेवियर हमें नहीं मिला। उस बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि लाइंस क्रॉस कर रही हो। बोलो, बात समझ में आई? ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही होंगी, ठीक है। तो ये लॉजिक हमने वहां से डेवलप किया है, ठीक है। हमने तो प्रैक्टिकली किया ना, अब तक हम जितना आपको बड़ा बता रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल के थ्रू ही आया है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकली देखा गया, तो उससे पता चला कि हाँ, ये दो डायरेक्शन जब दिखाता नहीं है तो लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती। लाइंस क्रॉस करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और दो डायरेक्शन ये शो नहीं करता है। तो लाइंस क्रॉस नहीं करती तो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे अभी कैसे मर्ज करती हैं बहुत अच्छे से। तो ये लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि नॉर्थ और साउथ को अगर मैग्नेट को आप बीच से तोड़ देते हैं तो क्या होगा? साउथ अलग हो जाएगा, नॉर्थ अलग हो जाएगा, है ना। बोलिए। अच्छा, दो मतलब साउथ और नॉर्थ अलग नहीं होगा, कहने का मतलब है। ये देखिए, अगर आप किसी मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बीच से मान लीजिए हम तोड़ देते हैं तो साउथ बेचारा अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों को आप जुदा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो जो नया मैग्नेट बनेगा उसमें फिर ये दोनों डेवलप हो जाएंगे, जो नया इधर बनेगा उसमें फिर ये दोनों डेवलप हो जाएंगे। और तोड़ लीजिए आप, और छोटे कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये भी डेवलप हो गए। यानी कभी भी कितना भी तोड़ लो, मैग्नेट विल ऑलवेज हैव 2 पोल्स, ठीक है। 2 पोल्स हमेशा रहेंगे, है ना। अच्छा, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एटॉमिक लेवल पे चले जाइए तो वहां पे भी आपको 2 पोल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम तोड़ते तोड़ते एटॉमिक लेवल पे चले जाएं तो क्या वहां भी 2 पोल मिलेंगे, या वहां पे फिर हम सिंगल पोल पे पहुंच जाएंगे? हाँ, मिलेंगे ना, वहां पे भी हमें पोल्स मिलेंगे। और यही इसी की वजह से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि हर एक एटम के अंदर, ध्यान से सुनना, हर एक एटम के अंदर एटॉमिक लेवल पे जब आप जाते हैं तो एटॉमिक लेवल पे भी आपको मैग्नेटिज्म पाया जाता है। वहाँ पे एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म आया कहाँ से? एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म कैसे आया? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। आपको पता है एटॉमिक लेवल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक वीडियो में हमने इसके ऊपर किया हुआ है, इससे पहले यूट्यूब पे पढ़ा है, हम शेयर कर देंगे उसको, देखिएगा, उसमें पूरा एनिमेशन से समझाया है।
कि कैसे एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। ये न्यूक्लियस है आपका, रेड कलर से बनाया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो अपना मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, और साथ में न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। न्यूक्लियस रुका हुआ नहीं है, ठीक है। अब तक शायद आपने पढ़ा हो कि न्यूक्लियस नहीं घूमता है, लेकिन न्यूक्लियस मूव करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। इसकी वजह से इनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ये एक छोटा सा मैग्नेट है, ये एटॉमिक लेवल का एक एटम जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि बहुत सारे अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। जैसे हमको फ्री इलेक्ट्रॉन हमने बताया थे ना कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कॉपर के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन क्या कॉपर के वायर से आप बगैर किसी बैटरी के बल्ब को जला सकते हैं उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके? बताइए, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सब एक दूसरे से रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, उनकी एनर्जी का कोई पॉजिटिव यूज नहीं हो सकता। तो जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी क्या कर देती है? उन सबको एक डायरेक्शन में मूव करा देती है, यानी उन सबका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिवली हमें मिलने लगता है। वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करके बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं फिर। तो यही काम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। वहां पे वो काम बैटरी करती है, यहाँ पे ये काम कोई एक्सटर्नल मैग्नेट करता है। यानी सपोज करिए एक मैग्नेट है, आप उसको किसी आयरन वाले सब्सटेंस के, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लाए, तो वो क्या करेगा, दूर से, देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के पास आप एक इस तरह का आयरन पीस लेकर आए, ये आयरन पीस लाए और इसके अंदर इस तरह के बहुत से एटम हैं। जैसे भी हमने बताया बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह के बहुत से एटम हैं और हर एक एटम के पास अपना क्या है, अभी बोला था हमने एक वर्ड, क्या बोला था अभी, एक वर्ड बोला था हमने, हर एक एटम के पास अपना क्या होता है, इनके मोशन की वजह से क्या डेवलप हो जाता है उनके अंदर? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, सबका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन एक दिक्कत है क्या कि ये मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम है। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम घूमते रहते हैं ना, इधर उधर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, सब रैंडम घूम रहे हैं, ठीक है। कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है। तो ये रैंडम होने की वजह से ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके अंदर एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म मौजूद है, लेकिन सारे एटम्स मिलकर एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट के असर को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए एज अ होल ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। इतनी बात समझ में आ रही? एज अ होल ये, जैसे वो वायर वाला एग्जाम्पल दिया था हमने ना, एज अ होल उसके अंदर कोई करंट नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो मोशन में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके अंदर भी एज अ होल ये मैग्नेट नहीं होता है। लेकिन जब आप एक मैग्नेट पास में लाते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट लाए हम पास में इसके, अब सोचिए जब ये मैग्नेट पास में आया तो इस मैग्नेट की इस तरह की फील्ड होंगी ना, जैसे ये बनाई थी, बोलो ऐसे फील्ड होंगी इसकी, भाई ऐसे ही तो होगी, इस टाइप से कुछ फील्ड बनाएगा ये आके। अच्छा, ये फील्ड क्या करेगी, ये फील्ड इन मैग्नेटिक मोमेंट पे फोर्स लगाएगी, जैसे बैटरी लगाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, ये इनके ऊपर फोर्स लगाएगी। और फोर्स लगाएगी कैसा, अब सोचो नॉर्थ वाला इसके इधर है, तो नॉर्थ वाली फील्ड इधर ज्यादा स्ट्रांग होगी। अच्छा, अगर नॉर्थ वाली फील्ड इधर ज्यादा स्ट्रांग होगी तो ये जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं एटॉमिक लेवल पे, हर एक का अपना नॉर्थ और साउथ है, तो इनका जो साउथ वाला पोर्शन है वो इसकी तरफ भागेगा। अरे भागेगा, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ को साउथ ही अट्रैक्ट करता है ना। इनके अंदर छोटे छोटे नॉर्थ और साउथ हैं या नहीं है, बताओ? इनके अंदर सबके अंदर छोटे छोटे नॉर्थ और साउथ हैं, अभी बताया हमने, नॉर्थ और साउथ हैं। तो जो फील्ड इनके ऊपर अप्लाई हो रही है वो फील्ड, अगर मान लीजिए नॉर्थ वाला पोल इधर रखा है आपने, तो इनके जो साउथ हैं, सबके जो साउथ हैं वो इस फील्ड की तरफ भागेंगे, बोलो। और जितने नॉर्थ हैं वो इससे दूर भागेंगे, जितने नॉर्थ है वो इससे दूर भागेंगे, यानी जो नॉर्थ पोर्शन है वो इधर भागेगा और जो साउथ पोर्शन है सबका वो इसकी तरफ भागेगा, है ना, इस फील्ड की। तो इसका मतलब जो पहले रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे थे, अब इनको एक डायरेक्शन मिल गई कि नॉर्थ का मकसद है इधर दूर भागना और साउथ का मकसद है इसकी तरफ भागना, है ना। तो सारे जो साउथ वाले हैं वो इधर की तरफ अलाइंड हो जाएंगे और सारे नॉर्थ वाले उधर की तरफ अलाइन हो जाएंगे। अरे बोलो। हाँ, तो इसका ये कुछ इस तरह का बन जाएगा ना, ध्यान से देखना, अल्टीमेटली ये ऐसा हो जाएगा, इसके सारे साउथ एक साइड आ जाएंगे, नॉर्थ। हाँ, तो कोई भी मैग्नेट को जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लाते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरह की हलचल होती है और थोड़ी देर के बाद उसके एक साइड पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाता है, एक साइड पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इंड्यूस हो जाना क्यों बोल रहे हैं?
कोई बच्चा बताएगा हम ये वर्ड क्यों बोल रहे हैं कि इंड्यूस हो जाता है? हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। ये बिना टच किए हो रहा है ना सारा काम। इंडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा है ना, उसमें टच नहीं करते हैं और टच कर देते हैं। तो हम इसलिए इंड्यूस बोल रहे हैं क्योंकि हमने मैग्नेट को टच नहीं किया है इससे, मैग्नेट दूर रखा है, तो दूर से मैग्नेट ने इसको इन्फ्लुएंस किया है और इसके अंदर एक दो पोल्स इंड्यूस कर दिए हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इस मैग्नेट ने मैग्नेट बना दिया। बोलो, बोल सकते हैं? Yes, हाँ, अब मैग्नेट बना दिया है तो आपको पता है कि साउथ और नॉर्थ तो अट्रैक्ट होते हैं, तो खींच लेगा, उसको खींच लेगा। तो कोई भी मैग्नेट दूसरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एट एक डिस्टेंस से तभी खींच पाएगा जब वो उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दे, उसके अंदर साउथ और नॉर्थ को इंड्यूस कर दे, यानी उसको एक मैग्नेट बना दे। जब मैग्नेट को बना देगा तो वो उसको खींच लेगा। अगर मैग्नेट नहीं बना पाएगा तो नहीं खींच पाएगा। क्लियर? yes, clear. हाँ, तो ऐसे कंडक्शन में भी ऐसे ही होता है। अगर आप कंडक्शन के थ्रू किसी को मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हमने शायद लास्ट ईयर आपको पढ़ाया भी था, याद है? नहीं, कंडक्शन के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं, चलो इसके लिए तुम वीडियो देख लेना, हम शेयर कर देंगे वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से एनिमेशन के साथ हमने समझाया था लास्ट, अभी हाँ इसी साल एक वो हुआ था डेमो लेक्चर, उसमें पूरा मैग्नेटिज्म के ऊपर काफ़ी लंबा लेक्चर है, आपको हम भेज देंगे वो वाला पोर्शन। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट्स को कैसे अट्रैक्ट करता है एट अ डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का इसमें? हाँ, अब मेन चीज पे वापस आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कहानी है पूरी, समझ सकते हैं कहानी क्या है। जैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड। ठीक है बेटा, वो बंद कर लीजिए, माइक किसी का खुला है अगर। एक साइंटिस्ट थे, पूरी कहानी पहले ध्यान से सुनिए। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैठकर अपना लैब में। तो आप देखिए फिजिक्स में कई सारे जो डिस्कवरीज हैं वो आपकी एक्सीडेंटली भी हुई हैं। ठीक है, कर कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया। तो जैसे वो ट्रैवलर था, कौन सा ट्रैवलर था जो कहीं कुछ और ढूंढने निकला था और वो इंडिया ढूंढ लिया उसने? नहीं, इंडिया ढूंढने निकला था और क्या, कोलंबस, हाँ, डिस्कवर क्या कर लिया था उसने? अमेरिका। अच्छा अमेरिका कैसे डिस्कवर कर लिया अगर इंडिया ढूंढने निकला था? तो इसका लॉजिक पता है? नहीं पता? मतलब वो ढूंढने निकला इंडिया, तो फिर उसने अमेरिका कैसे डिस्कवर हो गया? भाई इंडिया ढूंढने निकलता तो मान लो श्रीलंका डिस्कवर हो जाता, चाइना हो जाता। ठीक है, तो समझ में आता है सब आसपास हैं? नहीं, मतलब मेरा सवाल ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इंडिया ढूंढने निकले हैं तो इंडिया के सराउंडिंग की चीज़ें डिस्कवर हो जाती, समझ में आता बाई मिस्टेक। आप बिल्कुल पोल अपार्ट चीज़ को डिस्कवर कर लिया आपने, ढूंढने आप इंडिया गए थे, मतलब तो ये चीज़, हाँ। और क्यों गया था इसका रीज़न पता है? सर कोई बॉल वगैरह करनी थी तो वहाँ पे जाकर मना हो गया था कुछ था। नहीं, उससे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट थे, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर ही अब आएगा, बल्कि हमने शायद लास्ट ईयर पढ़ाया भी था आपको कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्थ की सर्कमफेरेंस पहले निकाली। इराटोस्थेनीस का नाम सुना है? इराटोस्थेनीस ने अर्थ की सर्कमफेरेंस निकाली थी, काफ़ी पहले निकाल दी थी कि अर्थ जो है वो गोल है, इसके बारे में। तो कोलंबस को जब ये पता था कि अर्थ गोल है तो उसने ये सोचा कि हम किधर से भी जाएंगे पहुंच जाएंगे। भाई जब गोल है तो पहुंच जाएंगे, आप कहीं से भी जाइए। तो इसलिए वो वाला रूट लेकर निकले कि अगर अर्थ गोल है तो हम तो पहुंच ही जाएंगे। तो खैर वो पहुंचे तो, लेकिन उसके बीच में और कॉन्टिनेंट्स भी आते हैं। तो वो जिस कॉन्टिनेंट पहुंचे वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा कोई पॉपुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो उनको लगा कि शायद यही वो होगा, क्योंकि उस टाइम पे और कोई नेविगेशन के तरीके नहीं थे। खैर हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहे थे, अरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में उनके पास कंपास वगैरह भी रखा हुआ था और सर्किट तो था ही जिससे वो बार बार चेक कर रहे थे। ठीक है, सर्किट आप लोग भी देखते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रीशियन जब काम करने आता है तो उसके पास एक बल्ब होता है और बल्ब में एक वो वायर दो लगे होते हैं ना, वो ऐसे चेक करता है कहाँ पे लाइन आ रही है। देखा नहीं देखा? अरे बल्ब होता है ना वायर, उसमें एक सीरीज बोलते हैं उसको, वो सीरीज ले आओ बोलते हैं इस तरह से। तो वो एक सर्किट है पूरा कहीं ना कहीं, उसके अंदर आप स्विच लगा दीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए तो पूरा सर्किट बन जाएगा। स्विच ऑफ कर दीजिए तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, ऑन कर दीजिए करंट फ्लो होगी। तो वो उस तरह का सर्किट उनके पास था, जैसे हमने यहाँ पे ये कि स्कीमेटिक डायग्राम बनाया उसका। तो हुआ ये कि वो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे तो अचानक से उनकी नज़र पड़ी कि जब जब वो लाइट को ऑन करते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो होने लगती है, तो उसी टाइम पे जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। और सिर्फ तभी होती है जब वो स्विच को ऑन करते हैं। तो जब जब वो करंट उसके अंदर फ्लो हो रही है तब तब जो है वो
मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे बना के बताया गया आपको। जैसे मान लीजिए अभी ये सर्किट ओपन है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक निडल स्टेबल है, ठीक है, नीचे दिख रही होगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे ही ये जो की है इसको बंद करते हैं, तो की को बंद किया तो सर्किट क्लोज हो गया। ठीक है, अब आपको पता है करंट जो है वो A to B जाएगी क्योंकि पॉजिटिव इधर है। अब जैसे ही करंट फ्लो हुई तो साथ में जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। अच्छा, ये निडल किधर डिफ्लेक्ट हुई है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये यहाँ रखी थी ना, ऐसे हो गई तो ऐसे गई है ना, ये ऐसे गई है, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई। तो ये काफ़ी बार इन्होंने करके देखा। अब देखिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते कोई, उन्होंने ये किया होता तो हो सकता है इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में वो नहीं जाने की कोशिश करते, इसी में उछल जाते कि अरे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढ ली है। लेकिन साइंटिस्ट लोग जो होते हैं और अच्छे साइंटिस्ट हैं तो उनका दिमाग कैसे चलता है, देखिए यहाँ पे सोचिए इस पर। उन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, ये ऐसा एक फिनोमिना तो नज़र आया कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी सोचा कि लाओ अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या डिफ्लेक्शन फिर भी होगा तो कैसे होगा, क्या सेम डायरेक्शन में होगा, अलग होगा। अब ये थिंकिंग ही तो थी भाई, ये सोचा उन्होंने, उनके दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने ये काम भी करके देखा। तो ये जैसे ही उन्होंने डायरेक्शन को रिवर्स किया। अच्छा, डायरेक्शन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बदलना है हमें, बताइए कैसे बदल सकते हैं? हाँ, टर्मिनल्स एक्सचेंज कर देते हैं, टर्मिनल्स एक्सचेंज कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि वायर को आप इधर उधर लगा दी। मतलब पहले आपने ये इस तरह से समझते हैं, मान लो ये A था और ये B था, पहले B पॉजिटिव से जुड़ा था, A किससे जुड़ा था, नेगेटिव से जुड़ा हुआ था। अब आप क्या कर दीजिए, अब आप बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं बदलेंगे ना, वो तो फिक्स होते हैं। बोलिए, तो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल तो नहीं चेंज करेंगे, आप क्या करेंगे, अब वायर को अलग अलग टर्मिनल पे लगा देंगे। तो अब आप क्या किया करेंगे, B को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे, A को किसके साथ जोड़ देंगे, पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, जो वायर होगा। तो यही इन्होंने भी किया, उसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया वायर के। जैसे ही चेंज किया तो आपको पता है करंट अब इधर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ना करंट। बोलिए, इधर देखिए ऐसे जा रही थी, तो करंट अब उल्टा जा रही है B to A। जब करंट उल्टा जा रही है तो फिर भी डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार देखिए कुछ पहले से अलग है कि वैसा ही है। हाँ, इस बार जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पे देखिए, इस बार डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, यानी डायरेक्शन अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपका ये निडल है उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप करंट की डायरेक्शन बदल दीजिए। इतनी बात समझ में आई सबको, जो चीज़ें ऑब्जर्व की थी यहाँ से? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? यस सर। एक चीज़ और करके देखी उन्होंने, ये जो निडल थी इसको जब करंट के इस सर्किट के पास लेकर आते थे उठाकर, दूर रखी हुई थी, इस सर्किट के सोचने का ढंग देखिए, अब ये भी यहाँ से सीख सकते हैं बहुत कुछ, कि अब और चीज़ें देखनी शुरू की कि देखते हैं और वेरिएशंस क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ और नई चीज़ें हैं। अगर वो ये छोड़ देते तो हो सकता है कोई और डिस्कवर करता। तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के नाम पे ये पूरी डिस्कवरी नहीं लिखी जाती, फिर इसमें और भी लोग आ जाते, ठीक है, उनका भी हिस्सा होता, पार्टनरशिप हो जाती, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को ट्राई करके देखा कहीं ना कहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, इस निडल, इस कंपस को इसके थोड़ा पास लाए सर्किट के। जैसे ही सर्किट के पास लाए तो बहुत तेज वो करने लगी, निडल जो है वो वाइब्रेट करने लगी, बहुत तेज हिलने लगी, डिफ्लेक्शन तेज हो गया इसके अंदर, है ना। तो एक तो इन्होंने देखा कि अगर हम इसको पास लाते हैं तो आपको पता है इस वाले सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, है ना। इस वाले सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी? क्या हो गया भाई, सन्नाटा हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अरे यार तो आ रही है, तो सो गए क्या तुम लोग? हाँ बताओगे, क्या इस सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? नहीं, इतना सोचने के बाद होगी। पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया ना, 19 लेक्चर करवा दिए, इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, सब सन्नाटा छा गया वहाँ पे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना सर्किट में। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कैसे? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ाया था हमने लास्ट लेक्चर में, यार जो संडे को लेक्चर हुआ था, नहीं देखा? अरे कम से कम देख तो लेते, नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें आपको वो सब कराया, पावर के न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसमें एंड में हमने बताया था, वो टॉपिक रह गया था, छूट गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर तो बता चुके हैं, वो तो पैनल पे ही हुआ था लेक्चर, याद है? उसमें तो जीरो होती है, क्यों? क्योंकि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले को कैंसिल आउट कर देती है।
तो वो तो जीरो होती है, लेकिन हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होगी या कैसी होगी। तो क्या बताया था, जीरो है नॉन जीरो, कैसी होती है, नॉन जीरो होती है। नॉन जीरो है और इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, यानी इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल है, कंफर्म है होगी। अब इन्होंने क्या किया, ये इसके पास लेकर आए तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, एक तरीका ये था डिफ्लेक्शन बढ़ाने का। दूसरा क्या किया इन्होंने, इसको वहीं पे रखा और करंट का अमाउंट बढ़ा दिया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात पे हम दोबारा आएंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो, पहले इसको समझते हैं। इनको पास लेकर आए तो कहीं ना कहीं ये इसने ज्यादा स्ट्रेंथ फील की और ये बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट होने लगा। क्या था वहां पे वो भी हम देखेंगे क्यों डिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले ये देखिए, एक तरीका डिफ्लेक्शन बढ़ाने का ये है कि इसको पास ले आए तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। सब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप यहां पे करंट बढ़ा दें, करंट कैसे बढ़ाएं, करंट कैसे बढ़ाएं, यहां हम सर्किट में करंट कैसे बढ़ाएं, बिल्कुल सही बात है, वोल्टेज बढ़ा दीजिए आप, ओम्स लॉ सबने पढ़ा है, आप वोल्टेज बढ़ा देंगे इसकी करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। करंट कैसे बढ़ाएंगे, हाँ, अगर मान लीजिए इसमें पहले 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी, आप 12 वोल्ट की लगा दीजिए, करंट बढ़ जाएगी। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, ये पढ़ चुके हो, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए हर बार। तो आप अगर यहाँ करंट बढ़ा दीजिए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो ऑब्जर्व करने वाली। पहली ये कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके पास कोई मैग्नेट रखा है तो वो डिफ्लेक्ट होता है। दूसरा ये कि करंट की डायरेक्शन बदल दो तो मैग्नेट वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। तीसरी चीज ये देखिए कि आप उस डिफ्लेक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं 2 तरीके से, या तो उसको पास ले आइए सर्किट के, या अगर आप उसको वहीं रखे रहना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दीजिए। इतना सब बच्चों को समझ में आया, क्लियर है? हाँ, अब देखिए ध्यान से एक बात, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सोचनी है, चलो इससे पहले यहाँ पे आते हैं। एक चीज देखिए यहाँ पे कि ये जो मैग्नेट है वो, उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, कोई हरकत हो रही है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, फोर्स तो लग रहा है, अभी बताया था, फोर्स लग रहा होगा तभी तो वो हिलेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। अब तक हमने सिर्फ यही पढ़ा था, या ओस्टेड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो यही जानते थे कि एक मैग्नेट के ऊपर सिर्फ एक दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है। बोलो, इतना तो सबको क्लियर है? एक मैग्नेट के ऊपर कोई दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी लगा सकती है? नहीं लगा सकती। बोलिए भाई, एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट पे कोई फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी कौन रखता है? एक दूसरा मैग्नेट ही तो रखेगा। बोलो, हाँ, अब तक अंडरस्टैंडिंग यही थी इनकी। तो यहां पे जब इन्होंने डिफ्लेक्शन देखा तो अगर यहां पे आप होते इनकी जगह पे तो आप क्या सोचते कि अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आसपास कोई मैग्नेट है, अदरवाइज ये कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो यही है कि एक दूसरे मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट हो सकता है, उसके सराउंडिंग में जाने पर उसकी फील्ड बनेगी और वो इसकी फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों पे लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इस मैग्नेट के अंदर कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी इसकी फील्ड से छेड़छाड़ हो रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. इसकी बनाई हुई फील्ड, अरे भैया इसकी फील्ड भी तो होगी, ऐसे बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा फील्ड, ये बोलो, इस तरह से ऐसे फील्ड बना रहा होगा ये। तो इसकी फील्ड में इसका मतलब कोई दूसरा इंट्रूडर आया है जिसने इसकी फील्ड से छेड़छाड़ की है और उसके ऊपर फोर्स लगाया है। तक क्लियर है? इतनी बात तो मतलब उनके दिमाग में आनी चाहिए थी, आपके भी आनी चाहिए। तो उन्होंने भी यही सोचा कि अगर ये मैग्नेट को हिल रहा है, ये मैग्नेटिक नीडल हिल रही है, तो देयर मस्ट बी सम अनदर मैग्नेट, ठीक है, इन द विसिनिटी ऑफ दिस मैग्नेट, ठीक है, इसकी विसिनिटी में, इसके सराउंडिंग में कोई ना कोई दूसरा मैग्नेट होना चाहिए। यहां से फिर दिमाग में आया कि इसका मतलब यह है जो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या, बाहर भी होती है? बाहर की बात कर रहा हूं, अंदर तो होती है, अंदर तो हमें पता है अंदर कैसे होती है, अंदर हम पढ़ चुके हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नहीं होती है? ये बैटरी से जुड़ा हुआ है इस तरह से, और ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलिए, इसे समझाया था? तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेकिन वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। इसका मतलब वायर के बाहर कोई और फील्ड है जो इस फील्ड से इंटरेक्ट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड से कौन इंटरेक्ट करेगा? सिर्फ दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ही इंटरेक्ट कर सकती है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के बाहर, जब उसके अंदर करंट अंदर फ्लो हो रही होती है तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है।
यानी वो एक तरह का मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है, तभी वो इस मैग्नेटिक निडल से, इस कंपास की निडल से इंटरेक्ट करता है। लेकिन कब? सिर्फ जब करंट फ्लो हो रही थी। जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रही है, सर्किट बंद है। सर्किट बंद है तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस वायर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट भी नहीं करेगी, तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। जैसे ही एज सुन एज यू स्विच ऑन द करंट, ठीक है, जैसे ही आपने करंट को चलाया, उसके अंदर स्विच को ऑन किया, तो क्या हुआ? ये किसकी तरह बिहेव करने लगा? एक्सटर्नली मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। यानी इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी इस वायर में। कैसी? वो अभी हम आगे देखेंगे कैसी बनती हैं। क्या ऐसी ही बनती हैं जैसी हमने यहां सीखी हैं, क्या किसी और तरह से बनती है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, जो इसकी, इस कंपास की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रही है और उस पर फोर्स लगा के उसको डिफ्लेक्ट कर रही है। इतना क्लियर है? हाँ, तो यहां से फिर डिक्लेयर किया गया कि करंट कैरिंग वायर जो होता है, करंट कैरिंग वायर जो होता है, ठीक है, या कंडक्टर CCC, ये CCC बहुत यूज करेंगे हम। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या, कैसे बिहेव करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसके अंदर करंट फ्लो हो रही होती है। जिस उस वायर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, लेकिन उसके बाहर कौन सी फील्ड बन जाती है? कौन सी बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। यानी यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर में, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। मान लीजिए वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, यही वाला वायर ले लेते हैं, ये देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही है। इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो हमने देखा कि मैग्नेट को ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने क्या किया? हम इसके पास एक चार्ज लेकर आए। क्या लेकर आए? चार्ज ले आए। मान लो इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को लाए और यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये देखने के लिए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगाती है, या कोई चार्ज पार्टिकल लेकर आ गए तो क्या ये किसी चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स लगाती है। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा तो देखा ये इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगा रही, इलेक्ट्रॉन अपना आराम से वो जहाँ पे रखा हुआ है वहीं पे है, डिस्टर्ब नहीं हुआ कोई भी। फिर हमने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, और जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इधर डिफ्लेक्ट हो गया, यानी डिफ्लेक्शन देखा हमें। क्यों हुआ ऐसा, कोई बताएगा? ऐसा क्यों हुआ? करंट कैरिंग वायर के पास लाए हैं, करंट उसमें फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन को पहले स्टेशनरी रखा, कोई इफेक्ट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराया तो वो उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, जिधर मूव कराया था वो उधर से डिफ्लेक्ट हो गया। रीजन पता है क्यों? अरे बहुत आसान है, लॉजिक लगाओ बेटा। लॉजिक ये है कि इस करंट के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ना। अरे इस करंट के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इस करंट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, नहीं हो रही? जो इसको डिफ्लेक्ट कर रही थी, हाँ। आपने वही काम एक बाहर से एक करंट चार्ज को लाए और उस चार्ज को जैसे ही मूव कराया, तो अभी अंदर देखा है ना, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है? अंदर भी तो चार्ज मूव कर रहा है वायर के। तो बाहर चार्ज को मूव कराओगे तो वो भी तो मैग्नेट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो दो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अरे हाँ, तो आप समझ में आया कि चार्ज क्यों डिफ्लेक्ट हुआ जब मूव कराया? जब रोका हुआ था तो नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्लियर? क्योंकि जब रुका हुआ था तो वो मैग्नेट नहीं था ना, उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, और ये करंट की वजह से इस वायर में तो मैग्नेटिज्म ऑलरेडी बन चुका था, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे ही आपने चार्ज को मूव कराया वो भी मैग्नेट बन गया, तो दोनों मैग्नेट बन गए, तो उसने फिर चार्ज को डिफ्लेक्ट कर दिया। ये बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट जो हमने यहां पे समझाया चार्ज वाला, क्लियर है? इसका मतलब हमने यहां से कंक्लूड किया कि मूविंग चार्ज क्या इंड्यूस कर देता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हमने देखा ना, करंट जब, यानी चार्ज जब मूव करता है उसी को तो करंट बोलते हैं बेटा, चार्जेस के मूवमेंट को ही तो करंट बोलते हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, नहीं बोल सकते? बोलने का तरीका है, बात तो वही बोली जा रही है, ठीक है। मूविंग चार्ज बोलो या करंट बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमें करनी है।